नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी संगीत प्रेमी विद्यार्थी है, संगीत विषय से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे टीजीटी या फिर पीजीटी, किसी भी आप राज्य में संगीत शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए ज्यादातर जो संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे ज्यादा इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उनका एक मांग था कि सर संगीत के साथ साथ जो है वो जीएस का भी प्रश्न जो है वो आप करा दी। तो हम पिछले दिन बोले भी थे पिछले किसी क्लास में कि संगीत के 20 प्रश्न और 10 जो है वो आपका जीएस का करा देंगे। टोटल 30 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वही आपका कंटिन्यू रहेगा। मतलब एक छोटा सा वीडियो देखे 20 से 30 मिनट का, और उसी में आपको जीएस भी हो जाए, संगीत भी हो जाए रिवीजन के लिए। तो यूट्यूब पे ज्यादा समय बर्बाद भी ना करें और सारा निचोड़ हमको जो है वो चीजें मिल भी जाए। तो बस वही आपके सीरीज लेकर के आए हैं। लेकिन आपको सतर्क कर दे कि पहले हमने सोचा कि लास्ट में जीएस के 10 सवाल रहेंगे, लेकिन ये 10 की जगह जो है 10 ही सवाल रहेंगे, लेकिन संगीत के इसे पहले ही लगा दी। अब बोलेंगे पहले क्यों? क्योंकि आपका जो भी भाई हो, मित्र हो, कोई भी साथी होंगे, अगर किन्हीं का संगीत सब्जेक्ट नहीं है मेन विषय, किसी और विषय से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो कॉमन पेपर के रूप में जो जीएस का सेक्शन है, जहां से खास करके हिस्ट्री 8 अंक आते हैं, तो हिस्ट्री पे विशेष ध्यान रहेगा हमारा, ठीक है। तो वहां से जो प्रश्न आते हैं, अगर आप उन पे भी लिंक भेज दें तो 10 क्वेश्चन वो आराम से देखेंगे, फिर उसके बाद वो हट जाएंगे। और बाकी संगीत वाले विद्यार्थियों के लिए 1 से लेकर 30 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, तो अब हम लोग सीधा प्रश्नों की प्रवृत्ति के ऊपर में देखेंगे। तो आज का पहला जो है वो जीएस के सवालों से आपका प्रश्न जो है वो शुरू हो रहा है। काफी शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न जो है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने है, आप उत्तर जो है वो देने का प्रयास करेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। बाकी प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? फटाफट से बताएंगे कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है वो सोना पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बढ़ते हो तो यहाँ तो अगर बात कर लेंगे तो थोड़ा सा जो है वो गया का इलाका इस तरह से अलग बन जाता है, ठीक है। तो जो भी हो, अब ये ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से आप पढ़ते होंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक कैमूर है, इसके अलावा रोहतास है ना। रोहतास के बाद औरंगाबाद मिलेगा, औरंगाबाद के बाद ये गया मिल जाएगा, गया के बाद इसके लिए ट्रिक भी बता दिए आपको, है ना। बैच में ट्रिक पता है कि कम रो और मतलब औरंगाबाद गा, और क्या है भाई तो नाम जमा। तो गया के जस्ट आपको नवादा मिल जाएंगे, जहां ककोले जलप्रपात है। इसके अलावा नाम जमा का मतलब हो जाएगा आपका जमुई। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक बता, ठीक है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये रोहतास हो, चाहे ये औरंगाबाद हो, ये गया हो, है ना, इसके बाद नवादा हो, जमुई हो, ये सब आपके नीचे में झारखंड से लगे हैं। जैसा कि बिहार के 8 जिला जो है वो झारखंड से लगता है, और इधर यूपी से बात कर लेंगे तो इधर भी आपके 8, और नेपाल से बिहार के अगर जिला की बात कर लेंगे तो 7, और बंगाल से मान के चलिए बंगाल से इधर तो 3, ठीक है। बेसिक बात, बिहार में जमुई कहाँ मिलता है तो इसी याद रखेंगे, गया है, और गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, फिर उधर बांका और उधर भागलपुर मिल जाएगा। तो वही आपको जमुई में जो सोना पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर में देखेंगे। देखिए, जो भी झारखंड से लगा इलाका है तो वो पठारी वाले भागों का ही कुछ हिस्सा है, तो वहां पे कुछ न कुछ विशेष रूप से खनिज पाए जाएंगे। जैसे जमुई है, जैसे आपका गया है, तो यहाँ कहीं अब्रक पाए जाएंगे, तो कहीं जो है आपका ग्रेफाइट पाए जाएंगे। ये सब कुछ न कुछ आपके पाए जाएंगे, ठीक। चलिए अगले सवाल, ये ज्योग्राफी का एक बढ़िया सवाल है कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? तो ये सवाल कई नदी से भी दे सकता है, ये सवाल जो है वो पठार से देगा, तो यहाँ पठार आपको करा दिए। तो साथ साथ नदी का भी प्रश्न जो है वो आपको करा दे। तो हुंडरू जो आपका जलप्रपात है, ये बहुत ही फेमस जलप्रपात है, और ये है आपका झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में। ध्यान सुनेंगे, कई बार ये पठार न देकर के नदी देगा। तो हुंडरू जलप्रपात की बात कर लेंगे तो झारखंड के अंदर में ये आपका सुवर्ण रेखा नदी पर है। याद रखेंगे किस नदी पर है तो सुवर्ण रेखा नदी पर है। अब स्वर्ण रेखा नदी पर ये आपका हुंडरू जलप्रपात है। और एक आप जानते होंगे कि झारखंड और बंगाल में बहने वाली दामोदर, जो कि बंगाल की शोक भी कहलाती है, ठीक है। तो अब ये स्वर्ण रेखा की बात कर लेंगे तो इस नदी के ऊपर में, पास में, नदी के किनारे झारखंड का एक बहुत ही फेमस शहर है, जिसमें आप सुने होंगे जमशेदपुर के बारे में। तो अगर जमशेदपुर की अगर बात कर ले तो ये झारखंड में जमशेदपुर है। इसके एक और से जो है वो खरकई नदी गुजरती है, और एक और से जो है वही एक
सुवर्ण रेखा नदी गुजरती है। तो जमशेदपुर जो आपका झारखंड का एक बहुत ही फेमस जिला है, तो उस जमशेदपुर की बात कर ले तो वो दो नदियों के बीच का सेक्शन है, ठीक है। एक तरफ से स्वर्ण रेखा और एक तरफ से आपका खरकई नदी है, ठीक। तो अभी हुंडरू आपको समझ में आ गया। अगर नदी पूछा जाए तो ये स्वर्ण रेखा आंसर हो जाएगा, पठार के पूछा जाए तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। जीएस के अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको हम बताते चलेंगे। उन फैक्ट्सों के ऊपर में अगर आप ध्यान देते हैं तो आप जो है वो बहुत सारे प्रश्नों को ठीक कर पाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे? आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। फटाफट से बताएंगे। बेसिक बात बता दें कि 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे भाई? तो ब्रिटेन में गए थे, ठीक है। ये इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई के लिए 1888 में। जानकारी के लिए बता दें कि जिस वर्ष ये इंग्लैंड गए थे उसी वर्ष जो है वो इनको एक संतान भी हुआ था और उस संतान का नाम क्या है भाई? तो उस संतान का नाम है हीरालाल। चार पुत्र आप पढ़े होंगे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, दूगो लाल, दूगो दास, ठीक है। तो हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक। चलिए तो हीरालाल बड़ा पुत्र है और इनका जन्म इसी वर्ष हो जाता है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आए, इनके माता का निधन हो गया था तो ये 1992 में आए। देखिए उस समय कितना डिफिकल्ट चीज होता था जी कि आज तो हम लोग बहुत सोशल मीडिया है, तरह तरह के संचार के साधन इतना उन्नत हो गए, विकसित हो गए कि अगर कोई आदमी कोई दूसरे राज्य तो छोड़ दीजिए, अगर विदेश में भी है, फॉरेन में भी है, तो खबर जो है वो मिनटों में पहुंच जा रही, समझ रहे बात ना। लेकिन उस जमाने में होता है कि कोई अगर बिहार का आदमी है, कलकत्ता गया है, कलकत्ता के आदमी है, पंजाब गया है, या दूसरे देश में चला गया है, तो उनको जो है वो सूचना नहीं मिल पाता था कि आपके घर में कौन है, क्या है, कौन बीमार है, कौन गुजर गए, कुछ नहीं। आदमी जो गया है बस वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। और कई अचानक अगर वो घर की ओर लौटा तो पता चला उसे कि भाई घर में आए हैं तो लगा कि कुछ दिन पहले उनकी अम्मा गुजर गई है, तो किसी का चाची गुजर गया है, तो उनके एक जो आपका चचा है वो गुजर गई। इससे खबरों जो है वो बाद में उनको मिलता था, बड़ा मुश्किल होता था। आज तो लोग होते हैं और तुरंत मिल जाते हैं। ये बात किस लिए बता रहे हैं आपको कि जब ये वकालत की पढ़ाई, देखिए अब एक और सवाल, कई जगह आपको वकालत न देख करके कहेगा कि महात्मा गांधी विलायत कब गए, तो ये ब्रिटेन को ही विलायत कहते हैं, याद रखेंगे। ये लंदन पढ़ाई के लिए जाते हैं ना, उसी को विलायत कहते हैं। तो 1888 में जाते हैं, तैयारी चल रही थी, 92 में ये कहते हैं, पता चलता है इनको खबर किसी ने दिया कि आपकी माँ जो है वो बीमार है। तो बाद में जब ये गांव लौटते हैं तो समय देखते हैं भाई इनकी जो माता है वो 92 में इनकी माता का निधन हो जाता है, ठीक है। कई जगह 91 भी डेट मिलेगा और 92, तो ये 92 में लौटते हैं। फिर एक साल लगभग ये समय बिताते हैं। तो इनके पिताजी, आप जानते हो कि इनके पिताजी जो है दादा अब्दुल्ला जो है वो इनके पिताजी के ही मित्र है। जानकारी के लिए भी बता दें, इनका पिता जो है वो गुजरात के क्षेत्र में दीवान का पद संभालते थे। दीवान का मतलब अंग्रेजों के इन एरिया में अंग्रेजों का कितना इधर से इनकम आ रहा है, किधर खर्चा है, ये सारे खजाना के मेन हेड कमांडर आदमी जिसे दीवान कहते हैं ना। तो ये याद रखें, इनके पिताजी दीवानी है और ये पद है दीवानी। और देखिए पद का नाम होता है दीवानी, पद का नाम दीवानी। अजय दीवानी के संभाल ले वो कहलाएगा दीवान। तो इनके पिताजी का नाम है दीवान करमचंद गांधी, ठीक। इनके पिताजी बड़े आदमी है, इनके पिताजी का भी दोस्त भी बड़ा आदमी है जिसका साउथ अफ्रीका में फैक्ट्री चल रहा है। तो उधर के फैक्ट्री में उनको लोचा हो गया था। तो भाई इधर से इनको 1800 याद रखेंगे 93 में ये पिताजी के दोस्त के यहाँ, इधर आप अफ्रीका के अगर मान के चलिए कि मैप बनाना अगर चाहे आप, तो इस तरह से मान करके चलिए कि अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के दक्षिण की बात कर लेंगे तो यहीं पे दक्षिण में एक देश है दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका एक महादेश है, इसमें कई सारे देश आते हैं, जिसमें आप कोना पे देख लेंगे तो मिस्र हो जाएगा, इथोपिया होगा, सूडान है, दक्षिणी सूडान है, कांगो गणराज्य है, कई देश आपको मिल जाएगा, समझ रहे बात। तो ये यही अफ्रीका के दक्षिण के अगर आप इधर आते हैं पश्चिम में तो एक देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। और यही दक्षिण अफ्रीका के तट के किनारे, समुद्र के तट के किनारे, चूंकि इधर जो है वो आपका सागर वाला इलाका है, और यहाँ पे कोना में एक आपका बंदरगाह है, इसको कहते हैं डरबन। क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं डरबन, याद रखें। ये बंदरगाह है, जैसे इंडिया में अगर देखेंगे तो ये वाला सेक्शन पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, समझ रहे बात ना। तो ये कोस्टल एरिया जो हमारा दो है, तो इस कोस्टल एरिया के बारे में बात करें तो इधर 6 बड़े बंदरगाह और इधर 6 बड़े बंदरगाह, दोनों तट के मिलाकर के 12 बंदरगाह है, ठीक है, बड़े बड़े। तो इधर जो मुंबई बंदरगाह हो गया और अलग अलग जो बंदरगाह है, ठीक उसी तरह से बंदरगाह समुद्र के किनारे होते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के ये दक्षिण वाले भाग में जो है एक बंदरगाह है डरबन। आप बढ़िया से पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में अगर बात कर लेंगे तो यूरोपीय कंट्री से गोरे लोगों ने आकर के साउथ अफ्रीका पे कब्जा जमा लिया।
और ये कब्जा इतना जमा लिया कि आप सुनेंगे कि डरबन ऐसा समुद्र का इलाका है जो है तो दक्षिण अफ्रीका के देशों के लिए, लेकिन गोरे लोगों ने यहाँ साइन बोर्ड लगा दिया था कि भाई इस डरबन बीच पर जो है वो काले लोग स्नान नहीं कर सकते हैं और इस बीच पे वो घूम फिर नहीं सकते हैं। अगर वो घूमेंगे तो एक्ट इतना के तहत इस तरह के जो है उनको सजा मिल जाएगा। ठीक है, वही दक्षिण अफ्रीका के डरबन जाते हैं और ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी डरबन पहुंच जाते हैं 24 मई 1893। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? तो 24 मई 1893 को पहुंचते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि किस जहाज से गए थे? तो पानी का जहाज चलता था, क्योंकि वायु मार्ग की बात कर लेंगे तो इस 1911 से ये सेवा जो है वो प्रारंभ होगा और अभी 1893 चल रहा है, तो वायु मार्ग नहीं है। तो प्राचीन काल से ही सबसे बिजोड़ और एकदम भारी भारी सामग्री को ढोने के लिए सबसे बेस्ट मार्ग कहा जाता है, जिसे कहते हैं भाई जल मार्ग। तो ये जल मार्ग के रास्ते से याद रखेंगे ये कहां जाते हैं, तो जल मार्ग के रास्ते से जो है ये आपका कहा जाते हैं, तो यहाँ इस जहाज का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इस जहाज का नाम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी जब गुजरात से कहां जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो एक जहाज से जाते हैं, इस जहाज का नाम है एस सल्फॉल्क। याद रखेंगे एस क्या है भाई, तो सल्फॉल्क है, आप याद रखेंगे। चलिए लिख देते हैं हिंदी में सल्फॉल्क। ठीक है, एस सल्फॉल्क। ठीक, चलिए इसी जहाज से जाते हैं। अगली क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अब एक क्वेश्चन पे इतना समय लेंगे तो बहुत सारे जो है ना वो गाली देना शुरू कर देंगे, यूट्यूब है ना। चलिए ज्यादा किसी को विद्वान नहीं बनना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। चलिए अगली बातें, प्रश्न आएगा तो आपको बताते चलेंगे। ठीक, चलिए अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? अलीवर्दी खां बंगाल का जो है वो एक नवाब है, कहीं ना कहीं पहला नवाब ही आप इसको मानिए, क्योंकि इससे पहले तो कोई नवाब है नहीं, सब तो सूबेदार हुआ करते थे और ये पहला नवाब है जो मुगलों का जो है वो टैक्स नहीं दे करके फाइनली बंगाल पे जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन शुरू कर दिया। वही अलीवर्दी खां है, बताएंगे, जो अंग्रेजों के बारे में कहते थे कि अंग्रेज को मत छोड़ो, अंग्रेज को मत छेड़ो, अगर अंग्रेजों को छेड़ोगे तो वो काट काट के मार डालोगे और सहलाओगे तो शहद देगा, सहलाओगे तो क्या देगा? शहद। समझ रहे बात ना, बस मिल के काम करना है। और ये अपने नाती को भी सिखाए थे बात, लेकिन इनका नाती नहीं समझा सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों से ले लिया पंगा, और अंग्रेजों ने जो है वो सिराजुद्दौला को क्या किया, तो आपका हरा दिया प्लासी का युद्ध में 23 जून 1757 को, और फाइनली उन्हें बंदी बना दिया, मीर जाफर को गद्दी पर बैठा देता है। यही अलीवर्दी खां है, बंगाल में काफी अच्छा नवाब माने जाते हैं। ये अलीवर्दी खां जो है वो अफगानों को हराए थे बिहार के पटना में। कहां हराए थे? पटना में। और मराठाओं को हराए थे पटना ही से कुछ दूरी पर जो है वो फतुआ एक जगह है। समझ में बात, अगर कोई बाढ़ बख्तियारपुर साइड के लोग हैं तो वो महसूस कर रहे होंगे, उन्हीं का एरिया है फतुआ। उधर के आसपास में जितना पटना के आसपास में लोग अगर डेट करता है तो फतुआ में घाट है, उधरे लोग जलाने ले जाता है। जैसे बनारस के साइड में मणिकर्णिका घाट फेमस है ना, डेड बॉडी को जलाने के लिए, ठीक उसी तरह से फतुआ भी फेमस है। तो फतुआ में किसको हराए थे? ये मराठाओं को हराए थे। और पटना में किसको हराए थे? तो ये आपको याद रखना है कि पटना के युद्ध में अलीवर्दी खां को है जो अलीवर्दी खां ने अफगानों को हराया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। अब ये बताने हैं आपको अगला प्रश्न फटाफट से कि भाई बिहार के कहां अलीवर्दी खां ने मराठाओं को पराजित किया? जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं 1700 बंगाल का नवाब 1740 ईस्वी में ये कमान संभालते हैं। 1740 में कमान क्या समझ है कि 41-42 से जो है वो मराठाओं से इनका संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि मराठा भी क्षेत्र का विस्तार करते हैं और उस समय बंगाल बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे बात ना, तो एक बड़े प्रांतों को संभालना इसके लिए इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय। बंगाल की अगर बात करते हैं तो इस बंगाल में क्या क्या आता है, तो अगर आप एक बेसिक बात अगर आप देखें यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा समझाने का काम करें आपका। मान करके चलिए कि ये जो है आपका क्या है भाई, तो ये आपका जो है इधर असम का इलाका और इधर आपका जो है वो पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार भी शामिल है, उड़ीसा भी है। ये पूरा का पूरा जो है वो बंगाल होता था। इसी में दक्षिण में मराठाओं का शासन है, ये क्षेत्र विस्तार कर रहा है। इन दौरान बंगाल में अलीवर्दी खां और मराठा के बीच संघर्ष जो है वो 1741-42 से शुरू हो जाता है। लेकिन ये काफी बहादुर थे तो बार बार मराठाओं से संघर्ष किए। लेकिन जब ये अलीवर्दी खां धीरे धीरे वृद्ध होने लगे तो वृद्ध टाइम में, मतलब वृद्ध अलीवर्दी खां कह लीजिए 1751 के आसपास में, तो इन्होंने मराठाओं से संधि कर लिया। बैच में सारी मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ गया, उसमें सारी बातें आपको पढ़ा रहे हैं कि संधि हुआ तो कितना पैसा दिया, नहीं दिया, सारा सा सवाल आपको आएगा। एक छोटी सी जानकारी दे दे कि जो चाहते हैं कि संगीत के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ जो है वो हिस्ट्री अगर कॉमन पेपर में बात कर लेंगे तो सभी किसी भी विषय से आते हैं तो हिस्ट्री आपको 8 अंक दिलाएगा। अगर कोई इतिहास ही सब्जेक्ट ले लिया है
तो उनको 8 तो इधर मिलेगा ही, और उनका 80 नंबर का सिलेबस है, उनको ढेर फायदा मिलने वाला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कॉमन पेपर वाले के लिए, चाहे आप किसी भी विषय से है, तो 8 अंक आपको 8 में 8 पक्का कराने के लिए हम इतिहास का बैच लेकर के आए हैं, और उस बैच को कहते हैं जनाब गांडीव बैच। अब ये गांडीव क्यों हम नाम दिए हैं, तो गांडीव अर्जुन का बाण हुआ करता था, जो वही बाण आप देखे होंगे एकदम कि निकाल रहा है बाण, अब मार रहा है एकदम तीर में लगा के, अब पीछे से बाण खत्म नहीं हो रहा है, समझ रहे बात ना। तो जो पीछे से बाण नहीं खत्म हो रहा है वही गांडीव है, समझ रहे बात ना। तो ये विशेष प्रकार के अर्जुन का बाण है, और बस यही हिस्ट्री का भी आपको यही बैच है गांडीव। अब गांडीव रखने के पीछे यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे, तो चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री का प्रयोग दारोगा में करिए, बीपीएससी अधिकारी वाला एग्जाम में, पीसीएस वाला में कर लीजिए, या फिर टीआरई वाले यानी टीचर बनने वाले एग्जाम में आप कर लीजिए, सभी एग्जामों में एकदम धाए धाए इतिहास मारिएगा और खत्म नहीं होगा डेटा आपका, एकदम मजा आ जाएगा। तो उस तरह की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से कराई जा रही है। फी कितना है, तो फी 199 रुपया आपको लग रहा है। इसमें केवल कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की बातें पढ़ाई जाएंगे, और विथ स्टेटमेंट के साथ कि कौन किसके बारे में क्या कहे, किस तरह का प्रश्न आपको बनाएंगे, और वहां से आजकल स्टेटमेंट वाला बहुत प्रश्न आ रहा है ना। इसके अलावे में एक पृष्ठभूमि के तौर पे देखिए, इतिहास पढ़ा नहीं जाता, इतिहास में डेट नहीं रटा जाता है, इतिहास पढ़े ऐसा कि एकदम महसूस किया जाता है। तो हर एक डेट के साथ लेकर के चलेंगे, तो आप एक एक डेट को जो है वो आपको याद करने का जो है झमेला नहीं होगा, कहानी आपको याद रहेगा, तो एक डेट आपको याद नहीं करना है, ठीक। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए विशेष ज्यादा जानकारी जो है एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो बिहार में कहां अलीवर्दी खान ने मराठाओं को पराजित किया, तो ये अब जान गए कि मराठाओं को पराजित कहां किए, तो फतुआ के समीप में, ठीक है। चलिए अगली अगर क्वेश्चन की बात कर लेंगे, बस 5 सवाल और है, अब जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, 5 सवाल कंप्लीट करा करके फिर हम लोग संगीत के क्वेश्चन के ऊपर में एंट्री लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी किस जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो देखिए अभी आपको क्या बताएं कि गांधी जी एक बार जो है वो कहां गए थे भाई, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और उस जहाज का नाम एस सल्फॉल्क है, याद रखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 ईस्वी में, और 1893 में जिस जहाज से ये गए थे, पानी के जहाज से, उसका नाम जो है वो एस सल्फॉल्क है। इसके बाद फिर महात्मा गांधी जी जो है वो 1931 ईस्वी में जाते हैं, कहां भाई, तो ये साउथ अफ्रीका नहीं जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका पार कर करके, मान करके चलिए ये है, और साउथ अफ्रीका पार करके ये ब्रिटेन के लंदन में जाते हैं। लंदन क्यों जाते हैं, आप पढ़े होंगे कि लंदन में 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जो कहते हैं। तो भाई वो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे, और उस समय में महात्मा गांधी जो है वो भारत के दिलों में राम की तरह बसते हैं। और आप ही बताएं कि जहां राम ही नहीं हो वहां रामलीला कैसा होगा जी। तो मैकडोनाल्ड कहते हैं इरविन को कि किसी भी हाल में गांधी को जो है वो यहाँ लाना ही होगा, तो गांधी को लेकर के आएंगे। तो गांधी से इरविन जो है वो समझौता करेंगे 5 मार्च 1931 को, ये याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और इस समझौता के बाद गांधी जी के 11 सूत्री समझौता को मान लेता है इरविन, और गांधी जी तैयार हो जाते हैं कहां जाने के लिए, तो लंदन में। लंदन में जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1931 में, तो पानी के जहाज से फिर एक बार जाते हैं, लेकिन इस जहाज का नाम कुछ और है, इस जहाज का नाम एसएस राजपुताना है। तो दोनों जहाज याद रखेंगे, एक बार दक्षिण अफ्रीका गए थे एसएस सल्फॉल्क से, और एक बार जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे उस जहाज का नाम एसएस सल्फॉल्क है, सॉरी एसएस राजपुताना है। तो दो जहाज, अलग अलग टाइम, अलग अलग कथाएं, दो अलग अलग देश, ठीक। चलिए, तो गांधी जी किस जहाज से, एक प्रश्न होगी आपका। अगले सवाल की तरफ में अगर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल जो है, अभी जीएस का कुछ आपको बेस देने का काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चलेगा। जब आपके अच्छे खासे बेस हो जाएंगे तो एक एक चीजों पे हम लोग मंथन नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर में जोर देंगे, तो जल्दी जल्दी होगा। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन है, आ जाएगा प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न आएगा, आप फंस जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1885 से कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर 1947 तक अगर कर लेंगे, बीच में गांधी उत्सव लपेटते चल जाएंगे, तो चलो हमारा 8 अंक पक्का हो जाएगा। फंस जाइएगा। बंगाल का इलाका, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां कब आ रही, कौन कहां फैक्ट्री डाल रहे, सब मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है। और यहाँ से खूब सवाल आएंगे आपको, और देखिए कितना हार्ड कर देता है इसे प्रश्न ला करके, कि सब बच्चा जानता है कि 23 जून 1757 ये वो टाइम है, 23 जून 1757 को, कि प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में जो है वो मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का नाती है, छोटे बेटी का लड़का है, उसको हरा कर करके फाइनली ये षड्यंत्र है एक तरह से, ठीक। इसमें सब लोग जानता है कि जब हरा दिया जाता है तो बंगाल का कोई गवर्नर था, तो वो कौन
कौन है भाई, तो रॉबर्ट क्लाइव है। याद रखेंगे कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की तरफ से यही जो है वो लीड कर रहा था। क्लाइव और वाटसन दोनों मिलकर के षड्यंत्र किया था। सारी बातें आप पढ़े हैं। लेकिन इसी दौरान जब आप बिहार की एग्जाम दीजिएगा तो यह विशेष हो जाएगा कि बिहार में गवर्नर उस समय कौन थे, तो उस समय आयर कुट जो है वो बिहार का गवर्नर थे। ठीक, एकदम मजेदार मजेदार प्रश्न है। तो आपको काफी हल्के भी प्रश्न मिलेंगे और काफी भारी। जब भारी मिल जाएगा तो घबराना नहीं है, ठीक है, उसको सीखना है। इंसान गलती करके ही सीखता है, तो आप भी गलती कर करके ही सीखिए। ठीक, और एकदम आप चेतना के साथ ही इस क्लास को देखिए, बहुत फायदा होगा। मजाक की बातें नहीं करते हैं, एकदम आप आराम से देखें, आपको बेनिफिट होगा। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द हेराल्ड है, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द बिहार टाइम्स है, या फिर द बिहार पेट्रियट्स है? तो इसमें बहुत सारे लोग दिमाग लगाने लगेंगे टाइम्स वगैरह देख करके अंग्रेजी, तो इस पे आप जो है वो फेरा में नहीं पड़ेंगे। ये बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार की बात कर लेंगे तो 1875 ईस्वी में पब्लिश होता है, और इसका नाम जो है वो द बिहार हेराल्ड है। याद रखेंगे, द बिहार हेराल्ड है। अगर कहे तो ये तो अंग्रेजी है, तो हिंदी वाला बता दीजिए। तो 1800 इससे पहले जो है 1872 ईस्वी में, याद रखेंगे, बिहार बंधु के नाम से, याद रखना है किसके नाम से, तो बिहार बंधु के नाम से जो है इससे 3 साल पहले 1872 में, याद रखेंगे, हिंदी अखबार पब्लिश होता है। तो बाकी आपको जब बैच में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन एक झलक आपको 2-4 मिनट सुना देंगे, लिखाएंगे नहीं, सुना देंगे कि कैसे छापाखाना के कैसे विकास होता है, तो कैसे कौन क्या किया, कैसे गुटनबर्ग के यहाँ तेल के मशीन था और कैसे कैसे कौन मॉडल पे वो बना दिया, और बाद चाइना गया, चाइना से कैसे जापान में गया, जापान में कैसे डायमंड सूत्र की रचना हुआ, और ऐसे ऐसे किताब आपको बताते हुए 5 मिनट लिखाएंगे, कुछ नहीं। और उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में कैसे जो है छापाखाना का विकास हुआ, और कई बड़े बड़े जो सोशल रिफॉर्मर थे, जो धर्म सुधार चाहते थे, सामाजिक सुधार चाहते थे, तो उनको इस तरह की चीजें हैं वो बहुत सारी अपने विचारों को इस किताबों के माध्यम से छपाने लगे, पब्लिश होने लगे, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना हो, चाहे धार्मिक सुधार की बात हो, उस सब में बहुत तेजी से वो किताबें छापाखाना जो है वो गति देगा। तो ये 10वां की बातें हैं, 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, उसी के सेक्शन को हल्का आपके लेवल पर लाकर रिपीट कर देंगे, और उसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे कि बिहार में कौन कौन से जो है पत्रिका कब आई, कौन आया, कौन उसके संपादक है ना, उसका संबंध किससे, सारी बातें। फिलहाल के लिए 2 बातें, द बिहार हेराल्ड जो है वो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है, और बिहार बंधु जो है वो पहला बिहार का हिंदी अखबार है, ये 72 में और ये 1875 में। अब बिहार बंधु की बात कर दी तो आप ये बताइए कि देश बंधु की संज्ञा किसे दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश बंधु की अगर हम बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो कि देश बंधु की संज्ञा जो है वो चित्तरंजन दास को दिया जाता है। आप सब जानते हो CR दास, चित्तरंजन दास, जिनका मृत्यु आपका 25 में हो जाता है, 1925 में, है ना, जो स्वराज दल भी बनाते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम हिट है। सच्चिदानंद सिन्हा को, या फिर कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, या फिर आपका सर गणेश सिंह को, आचार्य नरेंद्र देव? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इसलिए कहा जाता है कि पहले आपको बताए थे कि बंगाल में ही बिहार का हिस्सा था, और ये बिहार जो है वो बंगाल से अलग होता है 1912 ईस्वी में। समय याद रखेंगे 22 मार्च, याद रखेंगे 22 मार्च यानी मार्च 1912 को ये बंगाल से बिहार अपना जो है वो अलग होता है, और इसमें अलग के रूप में मुख्य भूमिका जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी के होने के कारण इन्हें जो है वो आधुनिक बिहार का क्या कहा जाता है, निर्माता। यही नहीं, अगर बात कर लेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी को लेकर करके, तो आप जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला बैठक होता है। संविधान सभा के पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है ना, और 10 लाख के आप जानते होंगे कि आबादी पे एक जो है वो व्यक्ति को चुना गया था। तो इसमें जब पहला बैठक होना शुरू हो गया तो इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, है ना, तो इसमें बहुत कम लोग आए, तो ऐसा कहा गया कि इसके कोई ना कोई अभी फाइनल अध्यक्ष नहीं चुना जाए, बहुत सारे मेंबर नहीं है, तो एक अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही चुन लिया गया था। तो ये बातें याद रखेंगे, ये आधुनिक बिहार के निर्माता है और ये बिहार के ही व्यक्ति हैं, याद रखेंगे। और ये आपके अस्थायी जो है वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य रहे, ठीक है। अब एक बात याद रखेंगे, 22 मार्च को ही बिहार में है, तो ये भी याद रखेंगे कि 22 मार्च को ही नीतीश कुमार के समय से जो है वो बिहार दिवस हम लोग मनाना तय हो गया। तो बिहार दिवस अगर पूछा जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। इसी दिन अगर हम बात कर लेंगे तो विश्व जो है वो जल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे
वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को ही। और 2 दिन आप आगे बढ़ते हैं तो 24 मार्च को आप सब जानते हो विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ढेरों सारी जानकारी जो है वो आपको देते चलेंगे। प्रश्न आप धीरे धीरे देखेंगे तो कई दिनों के बाद इस तरह से आपका बेसिक खाली यहाँ एमसीक्यू से भी हो जाएगा, है ना, कि आप अच्छे खासे प्रश्न को सॉल्व करने लगिए। लेकिन यही जब थ्योरी पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो एकदम नहीं भूलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन है, तो जीएस का आज का ये लास्ट प्रश्न है। तेलहर कुंड कहाँ है? सासाराम में, नवादा में, कैमूर में या फिर रोहतास में? तो आपको जैसे ही हम नक्शा बनाए थे यहाँ पे, तो इस तरह का जो आपका था, तो नीचे रोहतास हो जाता है, इसे कैमूर हो जाएगा। तो ये पश्चिमी वाला भाग है, ये कैमूर में ही जो है वो आपका तेलहर है। और नवादा में कौन है? तो बहुत फेमस जलप्रपात है नवादा में, जिसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, गर्मी में लोग जाते हैं, माजा आ जाता है। क्या, कैसे माजा आएगा? तो वो है आपका ककोलत जल प्रपात, जानते ही होंगे। चलिए, प्राचीन ग्रंथों में ग्राम रागों की संख्या कितनी है? कितनी विदित है, मतलब कितने दिए गए? तो आप सब जानते हो कि प्राचीन ग्रंथों की अगर बात करेंगे तो आप जानते होंगे, जैसे संगीत रत्नाकर में भी इसका उल्लेख है, उपराग, ठीक है। पहले ग्राम राग से बात करते हैं, तो ये ग्राम राग हो गया, है ना, ग्राम राग, उपराग और राग, इस तरह से आप पढ़े होंगे। ग्राम रागों की संख्या जो है वो 30 बताई जाती है। उपरागों बताए क्या, ये फिक्स है, और उपराग के 20 और इसका जो है वो 8, और टोटल हो जाता है ये पर 58, ठीक। इसके अलावा जो है वो संगीत रत्नाकर में रागों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। 10वीं राग वर्गीकरण पढ़े होंगे, जिसमें मार्ग के 6 और देसी के 4 बताए, है ना। देसी के 4 रगांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग पढ़ते ही होंगे आप लोग। और इधर है ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, इसे पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें ये ग्राम राग के 30, और ग्राम राग में भी पढ़े होंगे कि इसे जो है वो 5 गीतियों के आधार पे बांटा गया, जिसमें सुधा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, कृत आप लोग पढ़ते हैं ना। उसमें से पूछा जाता है कि सुधा से किसका उत्पत्ति हुआ, भिन्ना से किसका हुआ है, गौड़ी से किसका हुआ है, बेसरा से किसका हुआ है, ये सारी बातें, और इनकी संख्या क्या है, सारा कुछ बैच में आराम से पढ़ाया जा रहा है। आपको घबराना नहीं है। संगीत का भी 499 रुपया में बैच है, और पूरा का पूरा सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। इसमें 1500 से 2000 आपको एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, और 80 अंक जो है वो आपका बीपीएससी में क्लियर होगा। कोई स्टेट पढ़ना चाहता है तो स्टेट के लिए उनको यही चीज पढ़ना है, 100 नंबर उनको क्लियर हो जाए। स्टेट तो इसको पढ़ने के बाद और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल बीपीएससी के जैसा हो जाएगा, समझ रहे बात ना। तो इसको तो आप फोड़ दीजिएगा, और इसको मतलब कोई भी तैयारी करना है, हमारे पास पूरे जीवन में एक ही बैच रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र रहेगा। चाहे आप इसे स्टेट दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एमपीटेट, सब क्या है कि सारे संगीत के सिलेबस आपको एकदम जड़ी से लेकर ऊपर तक पढ़ा के उसके सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फिर इसके बाद आपको जीवन में कहीं भी संगीत का बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बशर्ते हम कभी भी बैच लॉन्च करेंगे तो ये भी नहीं बोलेंगे कि जो लिया है तो इसमें विशेष है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। अगर विशेष रहेगा तो आपको उसमें फ्री में दिया जाएगा, सर बात ना। तो यही आपको बस मिलेगा। जो नया बच्चा नहीं लेगा उसके लिए बात करेंगे। तो ग्राम रागों की संख्या प्राचीन काल में 30 हो जाएगी, क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, अगले सवाल की तरफ, तो ये रहा आपका 12 नंबर सवाल। ध्रुपद धमार की संगति कौन सा वाद्य में बजाया जाता है? तो आप सब जानते हो, थोड़ा जल्दी चल ले। तो ध्रुपद धमार की बात कर ले तो पखावज में, और पखावज के लिए विशेष तालों की अगर बात कर ले तो आप जानते होंगे, ऐसे तो सूल ताल है, तिबरा ताल है, सब जाने जाते हैं, लेकिन पखावज के लिए विशेष तालों की बात कर लेंगे तो आपका चौताल होता है ना, चौताल जिसे 4 ताल के नाम से जाना जाता है, और इसमें 12 गो मात्रा होता है। वेंकटमुखी द्वारा कितने मेल माने जाते हैं? तो आप सब जानते हो कि इन्होंने वेंकटमुखी के 72 मेल है। इसमें अगर शुद्ध मेलों की संख्या पूछेगा तो 36, और अगर मुख्य मेलों की संख्या पूछेगा तो 19, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल है आपका कि अमजद अली खान द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य कौन है? तो आप सब जानते हो कि अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद बजाते थे, बी ऑप्शन सही है। गुरु अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है जनाब तो आप एक लाइक कर दीजिए। जनाब मोहतरम आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, भिखारी मत बना दीजिए। हम लोग को लाइक के लिए भीख मांगना पड़ता है, तो आपके लिए मेहनत कर रहे तो आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक। पश्चात संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? तो आप कर्नाटकी में पढ़े होंगे कनकी के बारे में, कनकी कर करके, और यहाँ ई मेजर जो है वो पाश्चात्य वेस्टर्न म्यूजिक में ई मेजर को ही शुद्ध स्वर सप्तक जो है वो कहते हैं। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो गुरु अगला सवाल आपका है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल जनाब मोहतरम कि उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अवत या क्या है अवत कहे जाते हैं? मतलब ये अवत है, ये लिखल है, निहित है, ये की बात होता है। तो उत्तर भारतीय अगर संगीत की बात कर लेंगे,
उत्तर भारतीय संगीत की बात कर लेंगे तो ये उत्तर भारतीय संगीत में कौन सा ऐसा स्वर है, मतलब हो गया कि ना तो वो एकदम स्थिर है, ना तो उसका कोई कोमल होगा, ना तो कोई विकृत, मतलब हो गया कि ना तो वो नीचे की ओर घसकेगा भाई और ना तो ये ऊपर की ओर। तो ऐसा आपका सा और पा है, आपका सा और कौन है पा, सरज और पंचम दो ऐसे स्वर है, ना तो इसका कोई कोमल होता है नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ना तो इसका कोई तीव्र होता है। ठीक है, तो ये सा और धैवत ये नहीं होगा, सा और प यही आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा, म भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बातें आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा। फटाफट से हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे। सामगान के कितने भाग होते हैं? तो सामगान के यहाँ पे 5 है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सीधा लाइन क्लियर है, 7 मार के निकल जाना। तो सामगान के कितने हो जाएंगे बहुत? 7 से सामगान और 7 से 7। वैदिक कालीन स्वर के बारे में बताइएगा। हालांकि वैदिक कालीन स्वर आपको हम पढ़ाए हैं, अभिनिहित है, प्रश्लिष्ट है, जात है, क्षेत्र है, बार बार बोलते हैं, और यहाँ पे ये साम स्वर है। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आपको आएगा कि साम स्वर को वैदिक स्वर के साम स्वर कर देगा, तो जैसे रहेगा उस हिसाब से आपको ढल जाना है। ठीक है, जरा आप चलिए। तो वैदिक कालीन स्वर जो क्रुष्ट है, ये क्रुष्ट पढ़ते होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय है ना, चतुर्थ और मंद्र तिस्वार पढ़ते होंगे। तो पहला जो ये क्रुष्ट गलत लिखा हुआ है, तो ये क्रुष्ट जो आपका है ये आपका मध्यम के होगा, मध्यम के, और मध्यम जो है वो आपका ये आपका स्वरित है, इसके 4 स्वर होते हैं। क्लियर, तो ये आपका ये हो गया। बाकी आप जैसे बढ़ेंगे तो प्रथम की ओर आ जाएंगे तो ये जो होगा ये घट जाएगा, तो ये गांधार हो जाएगा। तो उतनी बातें ना कर करके वैदिक कालीन स्वर क्रुष्ट जो है वो मध्यम के समान। अगले सवाल अगर बात करते हैं तो अगले सवाल आपके सामने है कि ऐतिहासिक वर्णन वाले गीतों को बिहार में क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक गीतों वाले को बिहार में कुंवर जो है वो विजय की संज्ञा दी जाती है। तो कुमार नहीं होगा, कुंवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऐतिहासिक गीतों वाले को क्या कहते हैं? फिर लिखा जा रहा है कुमार, कुंवर होगा। ठीक, कुंवर विजय। और मल्हार की बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो वर्षाकालीन ऋतु का, ये वर्षा के समय के ऋतु का है। सोहर जानते हो, किसी बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाए जाते हैं, और खास करके इन सोहर को गाने के लिए अगर किन्नर आ जाए तो भाई एकदम 4 चांद लग जाता है ना। ऐसा माना जाता है कि बस पुण्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। अगले सवाल जो है वो श्रुति वो स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता? आप जानते हो कि जैसे गांव लोगों का जो घर होता है, तो घर जहां पे घरों के बहुत सारे समूह होते हैं, है ना, घर को अधिवास भी कहते हैं। अधिवासों के जो समूह यानी घरों के समूह होते हैं उसे आमतौर पे बस्तियां कहते हैं, है ना, सेटलमेंट कहते हैं। और ये बस्तियां ही आमतौर पे, आपको उसको बस्ती न कहे तो गांव कहिए। तो गांव में कई घर होते हैं, ठीक उसी तरह से ठाठ होते हैं। ठीक है, और ठाठ तो बाद में आया, ठाठ से पहले ग्राम होते थे। जैसे ठाठ नहीं परिवर्तन होगा, है ना, उसी तरह से ग्राम भी परिवर्तन नहीं होगा। ये गाय नहीं जाता, ये भी गाय नहीं जाता, समझ बात ना। इसके आश्रय राग को गा सकते हैं। तो जैसा ये है वैसा ये है। तो ठाठ का ही मुख्य रूप प्राचीन काल में अगर और चल जाते तो राग है, और ये सॉरी ग्राम है। और ग्राम में कौन रहेगा? तो ग्राम में रहेगा राग। मतलब रागों का घर जो है, राग जहां रहते हैं, रागों को जहां व्यवस्थित किया जाता है उसे कहते हैं ग्राम। और आप 12th क्लास के एनसीईआरटी अगर आप संगीत के बुक निकालेंगे, शायद पेज नंबर आप 34 या 40 के आसपास में आप देखेंगे, तो वहां आपको एक चैप्टर है, आपका तीसरा चैप्टर है ना, रागों से संबंधित है। उसमें आपका खास करके पारिभाषिक शब्द है वो चैप्टर, लेकिन उसमें ग्राम के बारे में, छाया लगनी सब जो आप राग वगैरह पढ़ते हो, थोड़ा सा गमक वगैरह है, तान है, उन सबकी थोड़ा थोड़ा परिचय है। तो वहां पे ही आप पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा गया एनसीईआरटी में कि ग्राम को पश्चात में स्केल भी कहते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं, याद रखिएगा कि ग्राम को ही पश्चात में क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बात याद रखेंगे, इससे सवाल आएगा। अगर बना देगा तो आए हुए ही आंसर मानेगा, चूंकि एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है ना। चलिए, और इस तरह के प्रश्न भी आप नहीं देखे होंगे तो ये नया रह जाएगा आपके लिए। चलिए, ग्राम राग भीम पलासी में नी शुद्ध करने से कौन सा राग बनेगा? भीम पलासी राग के बारे में अगर कहेंगे तो भीम पलासी राग में नी कोमल होता है। याद रखेंगे, राग का नाम क्या है? तो राग का नाम है भीम पलासी। राग का नाम क्या है भाई? तो राग का नाम है भीम पलासी। भीम पलासी की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें ऑलरेडी नी जो होता है वो आपका कोमल होता है, लेकिन इसी कोमल नी को अगर आप शुद्ध नी कहेंगे तो एक एगो गोतिया आ जाएगा, है ना, एक बेरादरी के, ओकरा नाम है पट्टदीप। याद रखेंगे, नाम क्या है? तो पट्टदीप है। ध्यान से सुनेंगे, भीम पलासी का गोतिया कौन है? पट्टदीप। तो ये नहीं करिए कि भीम पलासी का संप्रकृति राग,
हाँ, ये पटदीप का सम प्रकृति राग है, याद रखना है। पटदीप का सम प्रकृति राग जो है वो भीम पलासी है, लेकिन भीम पलासी इसका सम प्रकृति राग अगर बोलेंगे तो ये आपका जो है वो धनाश्री वगैरह आ जाएंगे, बागेश्वरी ये सब आ जाएंगे। सुन बात ना, तो ये हो जाएंगे, बात ध्यान सुनेंगे। जैसे ही भीम पलासी में कोमल नी को अगर शुद्ध करेंगे तो क्या आएगा, पटदीप। बाकी दोनों अगर बात कर लेंगे तो ये औडव संपूर्ण जाति का ये जो है वो आपका राग है। ठीक, बेसिक बात जो है हम लोग कर लिए। और अगर बात कर लेंगे चाहे भीम पलासी हो चाहे पटदीप हो, तो दोनों की थाट जो है वो आपका काफी हो जाएगा। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए क्या बता रहे थे, हाँ, तो शुद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो भीम पलासी में शुद्ध नहीं करेंगे तो आपका पटदीप। सही जवाब सी ऑप्शन। अगले सवाल की अगर बात करेंगे तो अगला सवाल जो है, अभी भी अगर कोई लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक जो है वो हमारे मनोबल को बढ़ा देती है ना, ऊर्जा को बढ़ाती है। और आपके लिए निरंतर एकदम फिक्स टाइम पे क्लास आएगा, 6 बजे एक दिन बीच करके आप आइएगा जनाब, ये VR एजुकेशन के चैनल पर, और आपको एकदम नया सेशन जो है वो मिल जाएगा। ये भी आपको हम बताना चाहते हैं कि आप आज का सीरीज देख करके ये भी आप हमें जरूर बताइएगा, आपका क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना, आपकी अपनी विचार बताना है स्वेच्छा से कि क्या जीएस को अलग कर दिया जाए, संगीत को अलग कर दिया जाए, या फिर जीएस और संगीत एक ही साथ चल रहा है वैसे ही चलाया जाए। ठीक है, दोनों बातें। ये सर आप जीएस पढ़ाओ ही नहीं, केवल आप संगीत ही लाओ, ये सर संगीत ही मत पढ़ाइए, जीएस लेकर के आइए। जो भी आपके विचार है, समझ रहे बात ना, उसको सराखों पे रखी जाएगी, तो आप अपना विचार अवश्य छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अगली बातें अगर करते हैं अगले सवालों की तरफ में। खंड जाति में कितने मात्राएं मानी जाती है, तो आप दक्षिण भारत में पढ़े होंगे, है ना, खंड जाति, आपका चतस्र जाति, तीसरी जाति, तो आप पढ़ते होंगे क्या क्या, तो चतस्र पढ़ते होंगे, तीसरे पढ़ते होंगे, मिश्र पढ़ते होंगे, और इसके अलावा आप खंड पढ़ते होंगे, संकीर्ण पढ़ते होंगे, है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। खंड इसके 4 पढ़ते होंगे, तीसरे के 3 पढ़ते होंगे, मिश्र है तो 4 3 दोनों मिला देना है जनाब, तो 4 3 7 हो जाएगा। खंड के 5 अब बच गया जनाब, समझ रहे बात, तो खंड के कितने हो जाएंगे, तो खंड के 5 हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगले सवाल की अगर बात करते हैं तो अगला सवाल आपके सामने ये है, सवाल है कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध ग को किस नाम से जानते हैं। ये सब जो आप कंफ्यूजन में पढ़ते हो, इसका ये नाम उसका ये नाम लिखे भी होंगे, गड़बड़ा जाते हो। कई लोग ऐसे लिख लेता है, सा है, रे है, ग है ना, इसमें आपका कोमा लगा दे, इसमें ऐसे लगे, ये लिख देंगे, गड़बड़ा जाओगे, ये निश्चित है। समझ बात ना, तो कैसे बनाए, कैसे करेंगे, ये सब आपको तरीका, आपको बैच चल रहा है उसमें विशेष तौर पे आपको बता दे। बहुत सारे चीज जो है, जैसे आपको हम बता देंगे कि सा है तो आप सा ऐसे लिखिएगा, सा है तो रे है तो ग है, फिर ग के बाद ग से पहले कोमल ग आता है, तो चलिए सॉरी, सा है, कोमल रे है तो फिर शुद्ध रे होगा, फिर कोमल ग होगा, फिर ग होगा, समझ रहे बात, फिर आपका जो है वो म होगा, म के बाद तीव्र म होगा, और इसके बाद आप जानते हो कि प हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प के बाद क्या हो जाएगा, तो कोमल ध हो जाएगा, कोमल ध के बाद फिर ध हो जाएगा, फिर कोमल नी हो जाएगा, फिर कोमल नी के बाद क्या हो जाएगा, तो नी, मिला दे, सा है, कोमल री, इसी तरह से है। इसमें आपको बैच में बहुत तरीका बताएंगे कि जैसे उत्तर में सा है तो दक्षिण में भी सा हो जाएगा। अगर बात कर लेंगे तो दक्षिण में अगर म है तो केवल यहाँ उत्तर में जो मध्यम है वो दक्षिण में ये तीव्र म हो जाएगा, तो वो दक्षिण में प्रतिमा, और बाकी म कोई चेंजिंग नहीं, तो सा म प, ये याद रखेंगे। 3 चीज जो उत्तर में होगा वो दक्षिण में होगा, तो इतने में से 3 ऐसे हटा दीजिए। इसके अलावा एक आपको ये भी बता देंगे कि तीव्र म है तो तीव्र यहाँ के तीव्र वहां का प्रतिमा हो जाएगा, समझ रहे बात ना। और बीच बीच का अब जो सेक्शन दिखते हैं यही कंफ्यूजन से भरा जो है वो सेक्शन है। इसमें से आपको बहुत सारे तरीका बताएंगे जिससे आप आराम से इनको छाट कर करके, अगर एक आध को भूल भी जाइएगा फिर भी बना लेंगे। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट की बात कर लेंगे कि अगर शुद्ध ग है तो शुद्ध ग क्या होगा, दक्षिण का, ये अंतर गंधार कहलाता है। याद रखेंगे, शुद्ध ग दक्षिण का क्या कहलाएगा, अंतर गंधार। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है वो अगले सवाल है आपका कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध ध को किस नाम से जानते हैं। ये सारी बात बताएंगे जनाब। आप ट्रिक वाला बैच चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, विशेष शानदार पढ़ाई जा रही है, तो जिनकी तैयारी है तो आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 8825376551। आप इस नंबर पे संपर्क करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कस्टमाइज पीडीएफ जो है वो आप ले सकते हैं। 1500-2000 क्वेश्चन आपको बीपीएससी का 5 ऑप्शन वाला दिया जाएगा और उसमें आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कहीं से बैच ले लिए तो अगर आप कहीं भी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए पहले थ्योरी को एकदम धारदार बना दीजिए, कहीं से आए तो वो सब कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। और जो लोग कमेंट बाजी करते हैं कि बैच नहीं लो, ये नहीं लो, ये दिक्कत है, तो
तो नए बच्चों को बता दें कि कहीं भी पढ़िए थ्योरी कहीं ना कहीं एक बार पढ़ लीजिए। जो इतने अलग अलग चैनल पे जा करके बोलते हैं कि ये बैच लेके फंस गए, वो बैच लेके फंस गए, उसका बैच लेके फंस गए, एक बात यकीन बना लिए कि ये लोग एक टाइम पे जो है यूट्यूब पे भी आए थे, ये लोग कुछ नहीं जानते थे कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, कौन संगीत पढ़ा देगा, कहीं 2000 कहीं 3000 रुपया दे दिया और जिससे पढ़ा उसको ही गाली दिया। गाली देने का पीछे मतलब क्या है कि उससे पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें जान गए और लग रहा है अब तो हम टीचर के गुरु हो गए। समझ रहे बात ना? तो ये जो गाली दे रहे हैं ना, वो पहले पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके बाद जानकारी ले लिए। तो नए बच्चों को ये हम बताएंगे कि कहीं भी जो टीचर से आपको अच्छा लगता है यूट्यूब पे, आप उनसे बात करके क्लास लीजिए, लेकिन थ्योरी पढ़िए। ये यूट्यूब पे सब लोग, अब यही चीज है, आखिर क्यों लोग थ्योरी को बैच में बेचते हैं, यूट्यूब पे केवल ऑब्जेक्टिव कराते हैं, यही एक तरीका है। समझ रहे बात ना? क्योंकि जो मेन चीज है वो बैच में ही मिलता है गुरु, यहाँ पे आपको फ्री में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि एक दो ट्रिक देख रहे हैं तो चलो यूट्यूब पे काम हो रहा है, इससे डेली गड़ल गड़ल जो बात है ना, वो आपका एप्लीकेशन में सब जगह चलता है। तो कहीं आप जुड़ लीजिए। बाकी दक्षिणी संगीत में शुद्ध ध को किस नाम से जानते हैं? तो शुद्ध ध दक्षिण में जो हो जाएगा वो आपका शुद्ध नी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताएंगे तरीका, क्या है, शुद्ध रे हो चाहे शुद्ध ध है, ये दोनों चल जाएगा। शुद्ध रे है तो ये ग हो जाएगा, शुद्ध ध है तो आगे शुद्ध नी हो जाएगा। समझ रहे बात? अगर ये शुद्ध ग और शुद्ध नी नहीं रहता तब फिर दोनों का एक और नाम बताते तो उससे ये छना जाता। फिलहाल एक के नाम में अगर काम बन रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। सेशन ऐसे भी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। और अगले सवाल आपके सामने ये रहा, आपके सामने बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कि कर्नाटकी संगीत में ध स्वर को कौन सी श्रुति पर स्थित होती है? तो कर्नाटकी संगीत का ध ऐसे आप अगर करिएगा तो 20 पर आएगा, 20 पर नहीं, ये दो आप लेस कर लीजिएगा पहले से, तो ये आपका 18वीं पर आ जाएगा। बहुत सारे महानुभवी कहेंगे सर 18 नहीं होगा 20 पर होगा, सर बात ना, तो वो करते रहेंगे, जिनको बता रहे हैं वो कंफर्म है, आप ध्यान रखेंगे। लोचन ने राग तरंगिणी में कुल कितने मेल माने? आप सब जानते हो कि 12 मेल माने, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि दक्षिणी संगीत में कोमल धा का नाम क्या है, ये बताइए। दक्षिण संगीत के अगर कोमल धा के बारे में बात कर लेंगे तो दक्षिण संगीत का जो कोमल धा हो जाएगा, है ना, दक्षिण का कोमल, तो कोमल शुद्ध हो जाएगा, तो ये कोमल धा है तो शुद्ध धा हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? खोजिए, ये कौशिक धा नहीं हो जाएगा, ये शुद्ध धा, यानी आपका बी ऑप्शन ही क्या है, सही है। दक्षिण में कोमल धा का क्या नाम है? ठीक है, क्लियर, अच्छा है। अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल है कि शिव मत के अनुसार कितनी रागनियां मानी गई है? तो शिव मत हो चाहे आपका कल्ली या कृष्ण मत हो, इन सब के अकॉर्डिंग जो है 6 राग और इसके 36 जो है वो रागनियां मानी गई है। तो ए ऑप्शन ही जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल आपके सामने यूं रहा, सवाल है आपके सामने कि दक्षिणी पद्धति में कुल स्वरों के कितने नाम प्रचलन में है? तो दक्षिणी स्वरों की अगर बात कर लेंगे तो दक्षिणी पद्धति में कुल स्वरों के तो 12 और 12 कुछ 4 भी है, 12 4 16, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और आज का लास्ट नहीं, एक आज शायद एक्स्ट्रा लेकर के आए आपके लिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन बोलते भले ही है, लेकिन किसी दिन 32 कराते हैं तो किसी दिन 31 कराते हैं, एक ज्यादा रहेगा कम नहीं। साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की जो है वो खोज की गई है? ग रे सा रे ग म प ध या फिर ग म ध। और बहुत सारे लोग रहेंगे कि सर ये तो दोनों एक के लग रहा है। जनाब एक नहीं है, साम गायकों के द्वारा आप जानते हुए कि शुरुआत में 3 स्वर आए थे, उन स्वरों का नाम क्या है? तो उसका नाम है उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, क्या नाम है? एक मिनट, उदात और क्या है? अनुदात और क्या है? आप स्वरित। ठीक है, स्वरित। ठीक है, चलिए अगली बात। उदात के 2 और अनुदात के 3 और स्वरित के 4 श्रुतियां होते हैं। ठीक है, अब 2 वाला कौन होगा? तो ग होगा। इसके अलावा अनुदात की बात कर लेंगे तो ग रे होगा, स्वरित 4 ये आपका सा हो जाएगा। तो ग रे सा, ठीक है, उदात अनुदात और स्वरित यही से, तो ग रे सा कहाँ हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा गुरु, ये ए ऑप्शन ही सही होगा, ग रे सा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगर बात कर लेंगे तो ये आज का आपका लास्ट सवाल, एक व्यंकट मुखी से क्वेश्चन करा दिए हैं, उसी पे ऑप्शन चेंज है, इसको भी आप कर लीजिएंगे। व्यंकट मुखी ने अपनी पुस्तक में मेलों की संख्या क्या बताया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए। यहाँ पे नहीं है कि मुख्य मेल, फिर भी आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको अपनी बात रखना पड़ेगा। तो 19 मुख्य मेल माने हैं, शुद्ध 36 माने हैं और कुल कितने माने हैं? तो 72 माने हैं। ये बात याद रखेंगे। फिलहाल के लिए सही जवाब हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे।
तो बताइए आप सीरीज कैसा आपको लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। कुछ भी हो, हम में किसी भी तरह का अगर कमियां लगता है तो आप जो है वो आप जरूर मैसेज करिए। हम सभी के कमेंट को देखते हैं, सबको लाइक भी करते हैं और कभी कभी ज्यादा फुर्सत में होते हैं तो किन्हीं को रिप्लाई भी करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें भी आपकी जवाब की जो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्लीज आप अपना बताएं, और अभी तक लाइक नहीं किए और अगर आप इस सीरीज से सेटिस्फाइड है तो जनाब मोहतरम प्लीज लाइक कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।